नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले करीब 6 एपिसोड मैंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड विचार विमर्श किया था। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर बी की सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। पिछले एपिसोड से मैंने क्लस्टर सी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। आज जो मैं जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की चर्चा करूंगी वो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें निर्भरता की भावना हावी होती है। वैसे तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये निर्भरता अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये निर्भरता की भावना इस हद तक हावी हो जाए हम पर कि उसका प्रभाव हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर, हमारे पर्सनल लाइफ पर, हमारे सोशल लाइफ पर पड़ने लगे और ये हमारे विकास में बाधक होने लगे। तो ये एक समस्यात्मक स्थिति है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज में प्रायः जो मुख्य लक्षण होते हैं वो हर प्रकार की निर्भरता की भावना होती है। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी होती है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आदत होती है तुलनात्मक अध्ययन की। हमेशा अपनी तुलना वो दूसरों से मन ही मन करते हैं और अपने आप को कमतर पाते हैं और इसके कारण उनकी आत्मविश्वास में ज़बरदस्त कमी होती है। उन्हें कभी भी ये एहसास ही नहीं होता, उन्हें हमेशा लगता है कि अगर वो अकेले हैं तो वो जी ही नहीं सकते हैं। बिना किसी की मदद, बिना किसी सहारे के वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये निर्भरता धीरे धीरे इस कदर उन पे हावी होने लगती है कि उनका पूरा ही जीवन जो है बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगता है। उनकी परफॉर्मेंस पे इसका निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी पर्सनालिटी पे इसका निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और वो बहुत ही कमज़ोर सा महसूस करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, क्यों है और इसका समाधान क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हाँ, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम इसको DSM-4 की क्राइटेरिया में देखना चाहें तो टोटल 8 इसमें सिम्टम्स होते हैं। उनमें से कम 8 में से कम 5 का होना बहुत ज़रूरी है। टोटल सिम्टम 8 होते हैं, 8 में कम से कम 5 सिम्टम्स अगर है और आप 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं तो ये डायग्नोस हो सकता है कि आप डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं। तो 1 बाय 1 वो 8 क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताऊं और उस पर डिस्कस करूं। नंबर 1, डे टू डे एक्टिविटीज़ वांट हेल्प ऑफ अदर्स। यानी डे टू डे लाइफ, एक एक चीज़, छोटी बड़ी बातों के लिए वो अपनी हर एक्टिविटीज़ के लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि डे टू डे लाइफ में अगर छोटी से बड़ी एक्टिविटीज़, हर चीज़ हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो हमारे बहुत सारे कामों पर बाधा पहुंच सकता है। अगर वो जिस पे मैं डिपेंडेंट हूँ अगर वो नहीं अवेलेबल है तो वो हमारा काम डिस्टर्ब होने लगता है। लेकिन इनकी ये बहुत ही इनका विशेष लक्षण होता है कि ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ पे भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा है फाइंडिंग डिफ़िकल्टी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर डिसीजन। जब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है तो ये सहज है, ये स्वाभाविक है कि वो बड़े बड़े डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। तो वो अपने जीवन के जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और जो भी डिसीज़न लेना है वो कभी भी डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर उनमें होती ही नहीं है। उनमें इतना अधिक कॉम्प्लेक्सेस होता है, उनमें इतनी अधिक आत्मविश्वास की कमी होती है कि उन्हें लगता है कि मैं इस योग्य हूँ ही नहीं कि मैं कोई डिसीज़न ले लूँ। तो चाहे उनके जीवन की वो मामूली से डिसीजन की बात हो या बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हो, वो किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि उनके जीवन के भी डिसीजन वही लें। इवन अगर उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उन्हें कैरियर में क्या चयन करना है, उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, जैसी चीज़ों के लिए जिसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए,
आम तौर पे कोई भी नॉर्मल आदमी इन सब चीज़ों में खुद से डिसीजन लेता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है और इसमें उसकी चॉइस का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन नहीं, वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के डिसीजन के लिए भी दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस पर डिपेंडेंट है, हो सकता है वो उन्हें गलत सजेशन दे और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं, तो उनकी लाइफ पे इसका हो सकता है लाइफ लॉन्ग नकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा है डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस प्रॉब्लम, यानी किसी को मना करने में उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है और इसके कारण कभी कभी वो इतने ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें ना बोलना नहीं है। कहीं उनके अंदर एक डर रहता है कि अगर मैंने ना कह दिया तो कहीं वो मुझे नापसंद ना करने लगें, अगर वो हमसे दूरी बना लेंगे तो ये तो पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इस वजह से कई बार उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। जैसे कि अगर उनका खुद का एग्ज़ाम है, परीक्षा उन्हें खुद भी पढ़ना है और ऐसे में जिस पे वो डिपेंडेंट है वो कहता है कि उसको अगर ज़रूरत है तो ये अपनी पढ़ाई छोड़कर उसको मदद करने लगते हैं। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो अपना लिखना छोड़कर अपने वैसे लोगों को लिखवाने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि जिसको लिखवाना था उन्होंने तो उनसे हेल्प ले ली, लिख के पास हो गए, और इनको जब इनके पास वक्त आया तो वो उतना वक्त ही नहीं बचता। जब ये खुद से लिखने उनको आता है आंसर, लेकिन उनके पास वक्त नहीं रहता कि लिख पाएँ और उनका रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, सही समय पे ना नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह निर्भर है। तो कहीं ना कहीं से वो असुरक्षा की भावना कि ना कह दूंगा तो मेरा रिलेशन ना ख़त्म हो जाए, अगर ये मेरा साथ नहीं देगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो इसका उन्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। डिफ़िकल्ट ऑफ इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट, चौथा जो है कि कोई भी काम की शुरुआत करने में इन्हें बहुत समस्या होती है, क्योंकि ये तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, तो किसी काम की शुरुआत वो कैसे कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव लेना ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि इन्हें लेना आता नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि किसी भी प्रोजेक्ट का वो शुरुआत अपने तौर पे करें। वो हो सकता है खुद ही करें लेकिन दूसरे के थ्रू करते हैं, क्योंकि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं अकेले कुछ भी कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है और धीरे धीरे उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बद से बदतर होता चला जाता है। पांचवा है एक्सेसिव लेंथ फॉर वॉलंटियरिंग विच आर अनप्लेजेंट, ये उस लेवल तक दूसरों की मदद करने चले जाते हैं जिससे वो अपना नुकसान कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले भी एग्जांपल में कहा कि वो हो सकता है कि उनके मदद के चक्कर में इनका खुद का बुरा हो जाए, लेकिन इन्हें इस बात की समझ नहीं होती है। इसका और इतना गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि इनको सबके सामने अच्छा बनना है, सबके सामने नेक बनना है। क्योंकि सबसे इनको मदद की ज़रूरत है। अगर ये उसके सामने बुरा बन जाएंगे तो वो उनकी मदद नहीं करेंगे। ये मूल भावना जो छुपी रहती है, इसकी वजह से ये अपना बुरा करते हुए दूसरे का भला कर देंगे। तो दूसरे की भलाई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन इस हद तक नहीं आप भलाई के चक्कर में पड़ जाइए कि आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दीजिए। लेकिन हाँ, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ही लेते हैं। उसके बाद छठा है फील्स हेल्पलेस व्हेन अलोन। ये बहुत गंभीर स्थिति है कि जब भी अकेले होते हैं इनके लिए बहुत ही असहनीय हो जाता है। इनके मन में ऐसी ज़बरदस्त धारणा होती है कि मैं अकेले रह ही नहीं सकता हूँ। अगर खुदा न खास्ते कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे के लिए ऐसी स्थिति आ गई कि जो कोई इनके साथ नहीं है, तो ये बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और किसी भी तरह वो अकेले रहना चाहते नहीं। कभी वो सिचुएशन अपने सामने आने ही नहीं देते हैं कि उनको अकेला रहना पड़े, और क्योंकि ऐसी स्थिति में वो अपने को बुरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। सातवां, अर्जेंट सीक अनदर रिलेशनशिप। अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तत्काल ये दूसरा रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अकेले से कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई मर गया, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है इनसे दूर हो गया, छूट गया, तो इनको तो हर छोटे से बड़े डिसीजन के लिए कोई, जैसे मुझे बाहर गाड़ी से जाना है या मैं पैदल जाऊं, मुझे ये कपड़े पहन के जाना है या टाई लगा के जाना है या नहीं जाना है, मुझे नाश्ता करके जाना है या बाहर करना है, जैसी छोटी बड़ी बातों के लिए भी ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर इनका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट जिस पे ये पूर्ण रूपेण निर्भर हैं, अगर वो छूट जाता है
टूट जाता है रिश्ता या वो इंसान इनसे दूर हो जाता है किसी भी हालत में, तो इनके लिए ये एकदम असहनीय स्थिति होती है। तत्काल ये किसी और व्यक्ति से तुरंत जुड़ जाते हैं, उसी तरह उस पर पूर्ण रूपेण निर्भर होने के लिए। तो एक ये भी इनकी खासियत होती है कि एक रिश्ता टूटा नहीं कि दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनको वो रिक्त स्थान की पूर्ति चाहिए, क्योंकि अगर वो स्थान रिक्त रहा तो ये किसी भी स्थिति में अपने अस्तित्व को नहीं रख पाएंगे, ऐसा इनका सोचना होता है। देन लास्ट, अनरियलिस्टिक फियर अलोन, व्हाट विल हैपन। ये जो हुआ कि अनरियलिस्टिक, जैसे अकेले होना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अकेले सबको ही रह जाता है। लेकिन इनका जो है वो एकदम अनरियलिस्टिक फीलिंग होता है कि अगर वो अकेले हो गए तो वो बच ही नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनकी फीलिंग होती है। इसकी वजह से जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाला कहा कि तुरंत कोई रिलेशन तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये अकेले रह ही नहीं सकते। बहुत मजबूत रूप से इनके अंदर ये फीलिंग फियर भरी होती है कि हम अकेले नहीं रह सकते। तो ये हुए ये 8 क्राइटेरिया हैं। इस क्राइटेरिया में, इस लक्षण में कम से कम 5 का होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अगर 5 है या 5 से अधिक हो सकता है, 5 से कम नहीं। तो अगर इनमें से कम 5 है, आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, तो आप डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज हैं। अब हो गया कि हमें पता चल गया मरीज है। एक अच्छी बात, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 10 प्रकार हैं, 10 में ये एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रकार है जिसमें एक अच्छी बात ये होती है कि ये हेल्प लेने के लिए इच्छुक होते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनकी कोई हेल्प करे, तो ये साइकोलॉजिस्ट से, ये काउंसलर से भी हेल्प लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और जब आप हेल्प लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत सहजता के साथ हो जाता है। तो ये पता चला कि क्या है, और इसका ये चूँकि हेल्प लेने को तैयार होते हैं, तो ये एक अच्छी पहलू है कि हम कर सकते हैं। अगर हम कारण विज्ञान पे जाएं तो और सब चीज़ों की तरह इसके भी कारण को अगर हम देखें तो 3-4 कारण होते हैं। नंबर 1 हेरिडिटरी, ख़ानदानी अगर किसी को है तो उसकी वजह से हो जाता है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण है माँ बाप ऐसे सिचुएशन में उन्हें पालते हैं कि वो स्वयं डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे छोटे बच्चे, उन्हें लगता है मैं अपने बच्चों को बहुत सुख और सुविधा से परवरिश दे रहा हूँ, पाल रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर उनको प्यास लगी है, पानी पीना है, बगल में किचन है, वो आराम से लेकर पानी पी सकते हैं। लेकिन नहीं, जब भी उनको प्यास लगेगा या तो उनकी माँ या फिर उनके पास ऐसे अगर नौकर चाकर हैं तो उनसे दिलवाते हैं। तो शुरू से ऐसी आदत डाल देते हैं कि जो एकदम अनिवार्य आवश्यकता की चीज़ें हैं, जिससे हमें खुद से अपने हाथ पाँव को चलाना चाहिए, वैसे नीड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए उनकी ऐसी वो आदत डाल देते हैं कि वो नहीं पीता है। माँ आएगी तो ही पानी देगी, माँ आएगी तो इस तरह की अगर हम परवरिश करते हैं तो हमें माँ बाप का तो ईगो सेटिस्फाइड होता है कि हमने बच्चे को पूरे सुख से, पूरे हर सुविधाओं को देकर पाला है, अपने बच्चे को एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया है। लेकिन ये बच्चे के व्यक्तित्व में कमी आ जाती है। कल होकर वो स्कूल जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो ये सुख सुविधा नहीं, और चूँकि उनकी आदत नहीं है कि वो किसी काम को अच्छे से कर पाएँ, तो इसकी वजह से वो डिपेंडेंसी वाली जो स्थिति है वो उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसके अलावा होता है पेरेंटल केयर। बच्चा को इतना सप्रेस कर दिया जाता है किसी भी काम के लिए, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है। एक दो जब बच्चे को हमने बहुत सुपरलेटिव कर दिया कि एकदम हम अच्छे से पाल रहे तो भी समस्या। अगर हमने बच्चे के सारी चीज़ों को सप्रेस कर दिया और इसकी वजह से है कि वो तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कर नहीं सकते हो, तो धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास में कमी आनी शुरू हो जाती है। और ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से माँ बाप उनकी इच्छाओं को पूरा, उनकी सारी चीज़ों को पूरे करते हैं, तो उनको लगता है माँ बाप मेरे सारे नीड्स को पूरे कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो धीरे धीरे जो शुरुआत में उनमें डिपेंडेंसी की आदत हो जाती है, पहले मम्मी पे डिपेंडेंट है, फिर किसी और पे डिपेंडेंट है, तो पात्र बदलते जाते हैं लेकिन उनकी डिपेंडेंसी की जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलती है, और आगे ये इस प्रकार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वो इंसान पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पालें, अच्छे से
तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कभी कभी गंभीर, कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक गंभीर शारीरिक बीमारी से ग्रस्त रहा है या फिर शारीरिक अक्षमता हो गई है, कुछ जैसे पक्षाघात या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि लंबे समय तक उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, उसको स्पेशल केयर मिला है, उसकी सारी चीज़ों को लोगों ने किया है, और ये एहसास के साथ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम नहीं कर पाओगे, तो बाद में वो ठीक भी हो गया, तो वो चीज़ें, वो भावनाएं उसके अंदर रह गई कि मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो छोटी चीज़ों पे जो वो डिपेंडेंसी थी वो एक आदत के रूप में आ गई, जो आगे एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्याओं के बढ़ने की स्थिति आ जाती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। इसमें किसी भी प्रकार की, चूँकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से जो मरीज़ है वो 100% अच्छा हो सकता है। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी गंभीर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज़ रियलाइज़ करता है और हेल्प की इच्छा रखता है, तो इसके ठीक होने के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम साइकोथेरेपी जाएं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उनकी कॉग्निशन को हम सही करते हैं, उनकी निगेटिविटी को, उनके अंदर के कॉम्प्लेक्स को, उनके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम दूर करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ग्रुप थेरेपी, उन्हीं के जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को रियलाइज करते हैं और उसके थ्रू भी वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। इसके अलावा सम्मोहन चिकित्सा हुआ, आरबीटी रेशनल इमोटिव थेरेपी है, ये सारे थेरेपी जो हैं वो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। शुरुआती तौर पे अगर आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो आपको आप हेल्प योरसेल्फ, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप स्व मूल्यांकन करें कि आपके अंदर ये आत्मविश्वास की कमी क्यों है। आप खुद ब खुद वो काम करने की आदत डालें, छोटी छोटी काम की आदत डालें। अपने बच्चों को छोटे चीज़ों में डिसीजन लेना सिखाइए। जैसे बच्चे पूछते हैं मम्मा ये कपड़ा पहनना है या ये, आप उसको बताइए कि इस सिचुएशन में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तुम जाओ और खुद से सिलेक्ट करो। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बच्चे अपने कपड़े को सिलेक्ट करने लगेंगे। अगर उनको कोई सब्जेक्ट लेना है, वो कन्फ्यूज़न में है, तो आप सारे सब्जेक्ट की कमी और खासियत और बच्चे में क्या इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें उसको बता दीजिए, लेकिन लास्ट डिसीजन उनको लेने दीजिए कि लेकिन डिसीजन तुम्हारा है कि तुम कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह की अगर हम बच्चों को पेरेंटिंग करते हैं तो 100% चांसेज है कि इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बढ़ने के पहले ही हम रोक देते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही अगर हम रोकथाम कर देते हैं तो समस्या बढ़ती ही नहीं है। अगर बढ़ भी गई तो बहुत चिंताजनक बात नहीं, 100% क्योरेबल ये डिजीज़ है। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस आए, लोग समस्या को समय के पहले पहचान सकें और इसका समाधान कर सकें। और अगर समस्या है भी तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाधान मुट्ठी में है। धन्यवाद।